डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेक्शन ए से पढ़ चुके हैं बीएससी थर्ड ईयर के कोर्स में। अब हम सेक्शन बी के अंदर एक यूनिट और है कार्बोहाइड्रेट, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा आपने नाम भी सुना होगा, या इसका इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। जैसे सुक्रोज है C12H22O11, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्टार्च में C6H10O5 होल एन, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। दूसरा ये पाया गया है कि इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो 2:1 में होता है, जैसा कि पानी के मॉलिक्यूल में मौजूद होता है H2O के रूप में। इसीलिए इनका नाम दिया गया है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो इनका एक जनरल फॉर्मूला दिया गया था CxH2OY। लेकिन ये सभी कंपाउंड पर, अगर हम सभी कार्बोहाइड्रेट्स पर देखें तो ये उस पर सुटेबल नहीं है। जैसे हम एक फॉर्मूला लें CH2O, ये है फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं C2H4O2, ये कंपाउंड जो है वो आपका है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तीसरा एक हम फॉर्मूला ले रहे हैं C3H6O3, इसमें आप देख रहे हैं 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये कंपाउंड है लैक्टिक एसिड। इन द सेम वे द सेम कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रेट ऑफ द कार्बन एटम बट दे आर द हाइड्रेट्स। जैसे रेमिनोज है, रेमिनोज के अंदर आप देखिए C6H12O5 है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये फॉर्मूला रखता है C6H12O6। तो एक न्यू डेफिनेशन दी गई है कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड द कीटोन, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट हो, दोज कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें ये माना जाता है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं और साथ में उसमें कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, जो एक एल्डिहाइड के रूप में हो सकता है या फिर एक कीटोन के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नॉमेनक्लेचर, कि इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। जैसा आप बोलते हैं ग्लूकोज, ओस पीछे लगा दिया जाता है, तो लास्ट नाम के एंड के अंदर सफिक्स के रूप में OSE जोड़ दिया जाता है। जैसे शुगर के अंदर मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम कह देंगे एल्डोस, कीटोन ग्रुप है तो उसको हम कह देंगे कीटोस। और दूसरी इसके अंदर ये बात ध्यान में रखी जाती है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, उसके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 6 कार्बन एटम है आपके पास और एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम कहेंगे एल्ड हेक्सोस। इसी तरीके से 6 कार्बन है लेकिन कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो हम उसको कहेंगे एल्ड कीटोस। 5 कार्बन एटम मौजूद है, एल्डिहाइड है तो उसको हम कहेंगे एल्ड पेंटोस। कीटोन ग्रुप है, 5 कार्बन एटम है तो हम उसको कहेंगे एल्ड कीटोस। तो जितने भी नाम हो, नाम के अंदर जितने कार्बन एटम होते हैं वो लिख दिए जाते हैं, ओस पीछे लगा दिया जाता है, और एल्डिहाइड है तो एल्ड लगा दिया जाता है, कीटोन है तो कीटो लगा दिया जाता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं 1 3 4, तो 3 1 4 5 हो गए। एल्डिहाइड है तो उसको हम कहते हैं एल्ड पेंटोस। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कीटो ग्रुप है तो कीटो पेंटोस। इसी तरीके से एक एल्डिहाइड है, 1 4 5 6 एल्ड हेक्सोस जो ग्लूकोज है, फिर CH2OH CHOH CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH, इसको हम कहते हैं कीटो हेक्सोस, क्योंकि 3 4 5 6 हैं और एक कीटो ग्रुप है। नेक्स्ट इसका एक क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो होते हैं शुगर्स और दूसरे होते हैं नॉन शुगर्स। शुगर्स जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर ही आपको पता लग जाता है कि ये कंपाउंड क्रिस्टलाइन होते हैं, स्वीट मीठे होते हैं टेस्ट के अंदर, और सॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर। जैसा चीनी को हम पानी में घोलते हैं वो मीठी होती है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, शुगर्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट नॉन शुगर्स होते हैं, ये एमॉर्फस होते हैं यानी पाउडर स्टेट में रहते हैं, टेस्टलेस होते हैं और पानी में बड़ी आसानी से नहीं घुलते। जैसे आपने स्टार्च देखा होगा, स्टार्च टेस्टलेस होता है और वो ठंडे पानी के अंदर नहीं घुलता। दूसरा उदाहरण है सेलुलोज, जो प्लांट्स के अंदर या लकड़ी के रूप में पाया जाता है।
शुगर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है मोनोसेक्राइड्स में और ओलिगोसेक्राइड्स में। मोनोसेक्राइड्स जो हैं फिर दो हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शनल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोस बोलते हैं, कीटोन है तो उसको कीटोस बोलते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं वो एक तरीके से दो या दो से ज्यादा यूनिट, 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के मिलने पर बनते हैं, जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो 2 यूनिट अगर देते हैं तो वो कहलाते हैं डाइसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस करने पर अगर 3 यूनिट्स मिलते हैं तो वो कहलाते हैं ट्राइसेक्राइड, और 4 यूनिट मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं टेट्रासेक्राइड्स। डाइसेक्राइड का एक एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ, सुक्रोज। सुक्रोज किससे मिलकर के बनता है? 1 यूनिट ग्लूकोज की और 1 यूनिट फ्रक्टोज की। माल्टोज जो है वो 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलने से बनता है। इसी तरीके से अगर ओलिगोसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो 3 जो है वो मोनोसेक्राइड की यूनिट मिलती है, जैसे हम कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल है रेफिनोज C18H32O16। ये एक गैलेक्टोज यूनिट, एक ग्लूकोज यूनिट और एक फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर के बनता है। टेट्रासेक्राइड में 4 यूनिट होती हैं, इसका नाम है स्टेकाइओज। इसका फॉर्मूला है C24H42O21। इसके अंदर 2 गैलेक्टेज की यूनिट मिलती हैं, 1 यूनिट ग्लूकोज की होती है और 1 यूनिट फ्रक्टोज की होती है। तो इस तरीके से मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड और टेट्रासेक्राइड और 10 से जब ज्यादा यूनिट होती हैं उनको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड। आपने यहाँ पर देखा कि हमने डाइसेक्राइड में एक एग्जाम्पल दिया था सुक्रोज का, जो एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना है। अगर ये मोनोसेक्राइड यूनिट अलग अलग होती हैं तो इसको हम कहते हैं हीट्रो ओलिगोसेक्राइड, और अगर ये दोनों यूनिट सेम होती हैं, जैसे माल्टोज के केस में 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलकर के बनता है, उसको हम कहते हैं होमो पॉली या ओलिगोसेक्राइड। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो इसका नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, फंक्शनल ग्रुप के आधार पर और कितने कार्बन एटम है, सेम यूनिट मोनोसेक्राइड की जुड़ी हुई हैं या डिफरेंट यूनिट मोनोसेक्राइड की जुड़ी हुई हैं, उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। अब हम पढ़ रहे हैं जर्नल रिएक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड। मैं आपको पहले ही बता दूं इसके अंदर, क्योंकि हम स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा आपको पहले ही आइडिया दे देते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं C6H12O6 है। तो इसका मैंने एक यहाँ स्ट्रक्चर बताया आपको, CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। तो जो डेफिनेशन में बताया था कि ये पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं और 1 एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। अब जो हम रिएक्शंस करेंगे उस रिएक्शन के आधार पर इसका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी करेंगे साथ ही में। जैसे ग्लूकोज की रिएक्शन जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाई गई, जिस रिएक्शन को कहते हैं हम एसिटाइलेशन। तो ग्लूकोज के अंदर आप देखिए क्या बनता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी जो OH ग्रुप थे वो सारे के सारे, ये H जो है वो COCH3 से रिप्लेस हो गया, तो ये आ गया CHOCOCH3। एसिटाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ गया है। और कितने एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़े हैं? 4 और 1 5। पेंटा एसीटेट बना है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना है। कितने मॉलिक्यूल जरूरत पड़ी है? 5 एसिटाइल क्लोराइड की जरूरत पड़ी है, जो इस बात को बताता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। इसी तरीके से ग्लूकोज की दूसरी रिएक्शन हमने की है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 5 यूनिट फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के यूज हुए हैं, और ये CHO, CHCl, CH2Cl यानी 4 Cl यहाँ पर आ गए, 1 Cl यहाँ पर आ गया और 5 POCl3 बने और 5 HCl मॉलिक्यूल बने हैं। ये रिएक्शन भी कंफर्म करती है कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट रिएक्शन में हम डाइमिथाइल सल्फेट की बेसिक मीडियम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं ग्लूकोज की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 OH ग्रुप फिर मिथाइलेट हो गए हैं और ये 5वां ग्रुप भी मिथाइलेट हो गया है और आपको मिला है पेंटामिथाइल ग्लूकोज। यानी ये रिएक्शन भी फर्दर कंफर्म करता है कि इसमें 5 OH ग्रुप हैं जो कि मिथाइलेट हो गए हैं। लेकिन अगर हम माइल्ड मिथाइलेटिंग एजेंट जैसे मिथेनॉल की ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में रिएक्शन करें, तो जो ऊपर एक ही जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसके साथ ही ये यहाँ पर OCH3 ग्रुप जुड़ा है, ये कहलाता है मिथाइल ग्लूकोसाइड। और ये पाया गया है कि जब ग्लूकोज की मिथेनॉल और ड्राई HCl के साथ रिएक्शन की जाती है तो 2 आइसोमर्स बनते हैं।
एक तो अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड बनता है, एक बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड बनता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आगे हम चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे कि व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा। ग्लूकोज जो है वो एसिडिक नेचर भी शो करता है। तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, इसका मतलब ये किसी एल्कलाइन मीडियम के साथ या एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। ग्लूकोज की रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तो कैल्शियम ग्लूकोसेट बनता है C6H11O5OCaOH। इसी तरीके से बेरियम हाइड्रोक्साइड वाटर को हम कहते हैं ब्राइटा वाटर, और ये बनाता है बेरियम ग्लाइकोसेट, यानी यहां पर आ जाएगा BaOH। नेक्स्ट है रिएक्शन विद रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद सोडियम अमलगम एंड वाटर। जैसा हम जानते हैं कि सोडियम अमलगम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ग्लूकोज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखें कि ये पार्ट तो रिड्यूस नहीं होगा, ये एल्डिहाइड जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, CH2OH के अंदर। बाकी रिएक्शन में जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज है। तो एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया CH2OH में, इसको हम कहते हैं सॉर्बिटॉल। अगर इसकी फर्दर रिडक्शन की जाती है रेड फास्फोरस और HI के साथ, तो ये CH3 CH2 होल 4 CH3 बनाता है, जिसका नाम है N-हेक्सेन। ये इस बात को भी बताता है कि जैसे हम ये रिएक्शन कंफर्म कर रहे थे कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर मौजूद हैं, तो अब ये भी यहाँ पर ये कंफर्म कर रहा है कि 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप तो मौजूद हैं, लेकिन जब इनका रिडक्शन किया तो N-हेक्सेन बनना इस बात को बताता है कि ये सारे के सारे कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन के अंदर जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो अभी तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी है उसमें हमें ये पता लग गया कि ग्लूकोज में एक कार्बन एल्डिहाइड के रूप में है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, और जो 6 कार्बन एटम है वो एक स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। थैंक यू।